भी नहीं कह सकते कि मेडिकल में इतना फास्ट रिजल्ट है क्या, सर्जरी के अलावा। तो ये चीज जो है ना, वो ये हमारी कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ाता है। छोटी छोटी, ये नहीं कि बड़े बड़े तुर्रम बड़े बड़े तीर हमने मार लिया, हमने छोटी छोटी विक्ट्री हमारी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है वो। लेकिन पब्लिक ये है कि नहीं, अभी हम तो मॉडर्न कर रहे हैं, अभी इसमें क्या, अरे कम से कम एक या दो पेशेंट के ऊपर हमने थोड़ा चलाया जाए तो उसमें कोई मसला ही नहीं है। अभी छोटी छोटी चीज के अंदर पहले मैं भी क्या करता था, पहले हम लोग ये सोचते कि जीआईटी में अच्छा रिजल्ट है, फिर हमने सोचा स्किन में भी अच्छा है, लेकिन हर चीज में रिजल्ट अच्छा है, लेकिन हमने उस इतिबार से उसको आया नहीं, इसलिए इसको हमको प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, कितने लोग आए? सर अभी तो लगभग 10 लोग हैं। ओके, तो हम डिस्कशन करेंगे, 8 बजे स्टार्ट करेंगे, नहीं तो कुछ लोग अभी इंफॉर्मेशन नहीं मिला होगा। तो ये जी। मसला है, क्योंकि अभी बेसिकली एक चीज आपको बताओ कि केरला जैसी जगह पे आप कभी भी इंशाल्लाह आप लोग आएंगे जरूर। केरला में मतलब समझो अभी तकरीबन 100 के अतराफ है जो रजिस्टर्ड यूनानी प्रैक्टिशनर्स। अब जब मैं 92 में फर्स्ट डिग्री यूनानी में बीएमएस डिग्री लेके केरला में आया, तो केरला में कोई यूनानी कुछ जानता ही नहीं था। द वर्ड यूनानी बोले तो उनको मान ये कहीं ना कहीं पुरानी चीज है वो। तो बाद में अभी समझो तकरीबन 100 के अतराफ हो गए माशाल्लाह। आप तो जानते हैं केरला पढ़े लिखे लिटरेसी रेट में बहुत आगे, और मतलब हर चीज में उन लोग आगे भागने वाले। अब मेडिकल में तो जाहिर सी बात है, वो भी एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल में भी बहुत आगे केरला स्टेट, आयुर्वेदिक में भी बहुत आगे। लेकिन जब से हमने यूनानी स्टार्ट किया तो अभी हर जगह पे अभी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी तकरीबन एनआरएचएम के डिस्पेंसरी शायद 20-25 हो गए। अब कहीं भी मैं इनॉग्रेशन को जाता है तो वहाँ की जो पंचायत अथॉरिटी कहते हैं कि हर जगह पे आजकल पेशेंट सबसे ज्यादा यूनानी में, यानी एलोपैथी से और आयुर्वेदिक से और होम्योपैथी से ज्यादा हर पंचायत के क्लिनिक में पेशेंट की भीड़ यूनानी सेक्टर में। जबकि पूरी दवा अवेलेबल नहीं गवर्नमेंट सर्विस में, वहाँ एक दो दवा उन लोग इस्तेमाल कर रहे, फिर भी ये कहते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, तमाम गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में मतलब ये यूनानी सेक्टर को पेशेंट मरीज ज्यादा है। अभी कल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कलिकट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यूनानी एंड आयुर्वेदिक का, वहाँ यूनानी का एक डिपार्टमेंट दिया, मतलब एक सेक्शन। वहां भी आके बता रहे, वहाँ की ड्यूटी मेन डॉक्टर सीएमओ बता रहे कि पेशेंट सब मतलब आपकी तरफ जा रहा है, मतलब यूनानी की तरफ से। तो आजकल अच्छे अच्छे न्यूरोलॉजी कंसल्टेंट भी, न्यूरोलॉजी वो भी मेरे पास पेशेंट भेजता है। आईवीडीपी की बड़ी चीज है ना ये, एक न्यूरोलॉजिस्ट अपने पास पेशेंट भेजना बोले तो। कुछ जगह पे अभी इधर एक फेमस चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, पेडियाट्रिशियन, वो खुद के बच्चे को मेरे पास बेचते हैं। और अभी आजकल क्या होगा, जितने भी वो जो कंडा लाते हैं नहीं क्या, ये अमोक्सिलिन अमोक्सिलिन सिरप पिला पिला के जैसे टॉन्सिलाइटिस जिन या एडेनोइड नहीं जा रहे हैं, तो पेशेंट बोलते प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं, डॉक्टर हमारा फलाना है, पेडियाट्रिशियन आपके पास भेजे। हमारा पेडियाट्रिशियन हमारे पास कैसे भेजे? तो वो एक्चुअली नहीं चाह रहा, लेकिन मजबूर होके भी भेज रहा होगा ना कुछ लोग। बाबा पेशेंट भी अभी दिमाग खा रहा है मेरी, अब तो उनको भी चाहिए ना एक रेफरेंस के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये एक सही वक्त है सोचने समझने और हमको यू टर्न लेने के लिए। अभी कुछ लोग जल्दी यू टर्न नहीं ले सकते, अभी 20-25 साल से या 15 साल से एक रफ्तार में भाग रहा है गाड़ी, तो उसको अगर यू टर्न करेंगे तो पलट जाएंगे। थोड़ा धीरे धीरे 80 में 80 में मतलब 40 में आओ, जरा स्पीड कम करके थोड़ा सा टर्निंग कर दो। उसने बताया ना मेरे ये जो दोस्त का मिसाल, वो बता रहे हैं आजकल कुछ को कोई प्रॉब्लम नहीं, दवा अच्छा चाहिए उनको, रिजल्ट चाहिए। आप कुछ भी पैसा दो, हम सोचेंगे ये तो गरीब आदमी दवा कैसे करे, अरे डॉक्टर 1-1.5 हजार जेब में रख के आते हैं लोग। अब वो एक एक स्टैंडर्ड जब बन जाएंगे तो वो भी आता है ना, फलाना हकीम सलाउद्दीन के पास जाना है, अब्दुल्ला के पास जाना है, बाबा वो डॉक्टर अच्छा है, दवा भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कैश का इंतजाम करके, उनको कोई इसमें वो नहीं रहते, झिझक नहीं रहते कि बाबा ये कैसे रहो, अभी पैसा भी नहीं है रिजल्ट भी नहीं है, तब प्रॉब्लम होता है। तो अभी मैं मेरा कंसल्टिंग फी 250 रुपया कर दिया। पहले मैं बहुत जमाने से 50 रुपया कंसल्टिंग फी रखता था, फिर मैंने डर डर के मैंने 2-3 साल पहले 100 कर दिए।
तो मैंने काउंटर से कॉल किया, रिसेप्शनिस्ट से पूछे कि क्या फीडबैक क्या है। तो जो भी पेशेंट आके पूछ रहा है, बोले डॉक्टर साहब को अब अकल आए क्या पूछ रहे। अब मैं क्या सोचे कि मैं बोले जरा पेशेंट को कम गाड़ा लो, 250 250 पेशेंट रहते हैं, पट 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 करते हुए मेरे को मुतमईन नहीं होता। मैं बोला चलो एक काम करते हैं, कंसल्टिंग फी 250 कर लेते हैं ताकि पेशेंट कम हो जाए। पेशेंट ज्यादा हो गया, अब वो भी पेशेंट बोल रहे हैं अभी 250 करने का ना, यहाँ तो पूरा ज्यादातर कंसल्टेंट 400 500 रुपया कंसल्टिंग फी लेते थे। डॉक्टर साहब को लेने में क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब भी कंसल्टेंट है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब पेशेंट को अगर अपने सर्विस और अपनी मतलब रिएक्शन वगैरह सही है तो उनको आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा अपना ये जो मुहिम है यूनानी के लिए हम लेके चल रहे हैं, हमारी ये जो समाज के सामने ये जो यूनानी की जो यूनानी के बारे में जो एक थॉट है, वो एटीट्यूड और थॉट को चेंज करना है। नहीं नहीं, इन लोग जो यूनानी वाले जरा हायर लेवल के लोग हैं, इनकी सोच समझ इनकी हर चीज हाई लेवल की है। इनकी दवा भी अच्छी है, इनकी इनकी कंसल्टिंग भी अच्छी है, इनके रिजल्ट भी अच्छे हैं, इनकी हर चीज की सर्विस अच्छा है। तो पेशेंट 1,000 रुपये भी देने में झिझकता नहीं। अब तो जानते हैं, पुराने जमाने में हकीम लोग भी हजारों के हकीम लोग पैसा लेते थे, लेकिन देता पब्लिक। लेकिन बीच में ये हो गया कि कोई हिकमत जानता भी नहीं, जबरदस्ती पैसा खींचने से शुरू हो गए तो बदनाम हो गए। तो धीरे धीरे अपने को 10 15 या 20 पेशेंट को देखो सुबह शाम और अपने एक मियार हासिल करो, उसके ऊपर ज्यादा थोड़ा ये स्टार्ट करो। लगता है क्लास लीडर आ गए अलाउद्दीन सर। शायद। अब अब्दुल्ला स्टार्ट करे। सर आपसे पूछना था, अभी तो 1300 लोग अरे अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम अस्सलाम। क्या हमने है सर आ गए। स्टार्ट तो है, अच्छा 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 अच्छा, क्या दिखा रहा है स्टार्ट है, बी कंटिन्यू आज नहीं बोलेंगे हम सर। अच्छा अच्छा अच्छा। सर आपसे पूछना था जरा। सर सर इतना जरूर बोलेंगे, हाँ 1 मिनट के लिए बोलेंगे, हाँ क्योंकि आज जो हमारी एकेडमी में हाँ हम कल भी कई जगह हम गए, परसों भी प्रोग्राम में जाते हैं, हाँ लेकिन आपकी एकेडमी ने हाँ। हब्बे रसौत की अहमियत को पूरे वर्ल्ड के अंदर बता दिया, रसौत क्या चीज है। अच्छा 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 अच्छा। और हब्बे तिनकार को जगह जगह बता दिया कि तिनकार क्या है। हाँ ओके ओके। और सत अजवैन को बता दिया सत पौदीना को क्या है। इस अच्छा एकेडमी ने पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर यूनानी पॉलिटिक्स में हब्बे रसौत, हब्बे तिनकार, हब्बे महफिल, हब्बे मफासिल की अहमियत को बता दिया। जो ओके जवारिश ओके। और माजून पूरी दुनिया में लुप्त हो रहा था, आज हमारे नौजवान जवारिश माजून को कॉन्फिडेंस से यूज कर रहे हैं। बहुत वेरी बहुत गुड। शुक्रिया, जजाकुमुल्लाह खैर। ओके। अब्दुल्ला कुछ बोलना चाह रहा है। हाँ सर, मुझको आपसे पूछना था। जैसे हाँ हम लोग मंसूरा कॉलेज में थे, तो वहाँ पर आबे हयात जैसे आप सब्जम वगैरह बनाते हैं, हाँ तो मैं भी जब पास आउट हुआ 2000 में, उसके बाद से बना रहा हूँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो उसमें थोड़ा सा इक्विलेक्टस ऑयल का ऐड किया हूँ मैं, हाँ। नीलगिरी तेल, यस और यस छोटे यस। छोटे ड्रॉप बनाया हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चलता है वो। जो डिस्पेंसिंग के हिसाब से आपने बताया जीपी के लेवल पे भी करना चाहिए, वो भी करता हूँ मैं। हाँ तो मुझे ये पूछना था, 2007 में स्वाइन फ्लू आया, हाँ 2007 या 8 में तकरीबन, हाँ और अभी कोरोना आया। अभी भी मैं देखा मेरे कुछ पेशेंट में जो इनहेलेशन के लिए दे रहा हूँ मैं, या लगाने के लिए देता हूँ, या हाँ। इवेपरेट करने के, तो उसका क्या रोल है? मुझको ऐसा एक लगता है कि वायरल में कहीं ना कहीं उसका एक बहुत अच्छा रोल है, हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, या उसका और ज्यादा ये नहीं कर पा रहे। ओके ओके। इसका एक्चुअली क्या है, ये जब सत्ते पुदीना सत्ते अजवाइन ये जो सत्ते काफूर एक साथ जो मिलता है, जी तो बेसिकली ये लिक्विड बनता है। और लिक्विड बनने के बाद तो इसके अंदर हाईली एसेंशियल ऑयल जो निकलता है वो एवापरेट होता है, और हम जब उनको पीता है तो एक नेसल डिकंजेशन का काम करता है। जी अब बेसिकली पुराने जमाने में हम लोग क्या करते हैं कि अगर नजला भी हो गया तो भी हम लोग जो स्टीम को जो खींचता था कुछ भी डाल के, तो भी आदमी को फर्क पड़ता है। लेकिन मसला ये होता है कि वो दौर में उस जमाने में हम लोग ने सिर्फ बलगम को मतलब नाक बंद नाक को खोलने के लिए, बंद नजले को खोलने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे। अभी मसला ये आता है कि बीच में यहाँ एक नाम रखा गया ना, कोविड या कोरोना। तो एक जरासीम यानी कि एक जरसूमा यानी एक वायरस इसके अंदर आने की वजह से
اس کو ختم کرنا ہے, اس کو مارنا بھی ایک مقصد ہو گیا. یہ نہیں کہ ہماری نزلہ جائے گا یا نہیں جائے گا, اس سے ہمارا کوئی پرابلم نہیں, لیکن پرابلم یہ جپسوما ختم ہونا چاہیے. تو بیسیکلی یہ جو نیسل ڈیکنجیشن ہم لوگ جتنے بھی اگر استعمال کرتے تو نیسل کونگے, یہ نیسل کونگے کے اندر زیادہ تر بیکٹیریا جراثیم کے ڈپوزٹ ہوتا ہے. اب جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے اندر ناک میں پانی لے کے کھینچ کے ڈانا پڑتا ہے. اب جی بیچ میں میرے لاسٹ ویک میں ایک پیشنٹ آیا تھا یہاں سے, کیا نام اس کا, کونکن سے, کونکنی ہے وہ, کونکن یعنی کہ سمجھو بٹکل سے. تو وہ تھوڑا اسپرچل مطلب آدمی تھا وہ, تو کچھ باتوں باتوں میں نکلے تو میں نے ان کو بتایا کہ ناک کے اندر ذرا اچھے سے یہ کر دو. تو اس نے بولا سر آپ کو مانے, وہ تو اپنے حساب سے بول رہا ہے, وہ کچھ جنات اور شیطان کی بات کرتے رہے, ان کی کچھ مقام ایسے ہے کہ ناک کے ایک مقام میں رہتے بولتے. تو وہ ناک یہاں صاف ہونا ضروری ہے تبھی باقی. میں بولا ٹھیک ہے تو میرے سے بات کرو, لیکن دوسرے سے بات کرے گا تو ہنسے گے آپ کے اوپر. تو یہ جو نیسل کونگے سے لے کے جتنے بھی ایریا میں یہ چیز پہنچتے, باقی اگر انہیل کیا تو انہیل ہر جگہ نہیں پہنچتا وہ, تو وہ پوری نیسل کونگے تک گھستا. اور ایک نارملی اندرونی طور کے علاوہ ایک اینٹی سیپٹک, ایک اینٹی بایوٹک ایفیکٹ بھی, اینٹی فنگل ایک ایفیکٹ اس کا ہے بیسیکلی کامنلی. اس سے اکثر تم دیکھتے ہیں نا, میں کبھی بھی کچھ پیشنٹ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتے, جیسے سیویئر کیا نام اس کا, آج کل پونے بامبے میں وغیرہ پینیا کا بہت اٹیک ہے نا, میں وہ بہت کیا زیادہ ہے. کرتے خالی تم سبزم لگاؤ. تو جی بہت جگہ پہ پیشنٹ آ کے بولتے سبزم لگانے سے کافی فائدہ ہو, کہ سبزم کے اندر قوت نفوذ ایپیڈرمس ڈرمس تک چلے جاتے. اب جی جی نارملی ہم لوگ کوئی بھی آئنٹمنٹ لگاتے ہیں, مرہم لگاتے تو وہ اندر جاتا ہی نہیں, بیرونی طور پہ کام کرتا ہے. تو کبھی کبھی میں کیا کرتے ہیں روغن کمیلا میں مکس کر کے, تو اپن تو حکمت کرتے رہتے ہیں نا, کیونکہ ہمیشہ یاد رکھنے کا یہ جو حکمت ہے, جیسے ہم نے ہمارے پاس جو بھی حکمت ہے, ہمارے پاس جو بھی سائنس ہے, یہ سب سائنس اور یہ جو بھی ہماری معلومات ہے, یہ علم جو ہے نا, یہ ہم کسی سے ادھار لیا ہوا علم ہے. جی میں نے کسی سے ادھار لیا, آپ کو دے دیا, علم بانٹ رہا میں. جی جی یہ علم سے زیادہ علم ہے آپ کی تجربہ, کیونکہ آپ نے میرے سے ادھار لیا علم, میں اگر غلط بتایا تو آپ نے بھی وہ غلط ادھار لے لیں گے. تو طب ایک ایسی چیز ہے, اس میں زیادہ تر تجربے کے اوپر منحصر ہے. جی طب تجربے کے اوپر منحصر ہے, کتاب کے اوپر ایکسپیرینس منحصر نہیں ہے. ایکسپیرینس بیسڈ. ایکسپیرینس, کیونکہ پرسوں ایک آدمی بتایا کہ آپ نے آجن اشبا کے تعلق سے ٹھنڈا بتایا, گرم بتایا, ٹھنڈا بتایا, جی یونانی میں گرم ہے. آیورویدک والے میں پوری کتابوں میں اس کو ٹھنڈا بتایا گیا اتنی پرانی, اور لیکن ہم نے زیادہ تر ٹھنڈک کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے ماجن اشبا, اور ہم جی مزاج سمجھ کے رکھے گرم. تو کبھی کبھی کیا ہوتے کہ ہماری تجربہ, جیسے میں نے وہ جاموس کی مطلب بائل کی مثال دے دیے تھے, جتنا مطلب, اور ایک بار میں دوہراتا ہوں, اس میں کچھ لوگ سنا نہیں ہوگا وہ کہانی. جیسے کہ ایک لیکچر, میتھمیٹک لیکچر میں ایک لیکچر چل رہا تھا, تو ایک لڑکا ہمیشہ سم رہتا تھا, زیادہ جواب نہیں دیتا تھا, سب اس کو مف کہتے تھے, مطلب عقل کم ہے کہتے تھے. تو ایک بار میتھمیٹکس کے ٹیچر نے ایک سوال پوچھا کہ آپ کے گھر پہ طبیلے پہ 10 بھینسیں, ایک بھینس اگر باہر نکل گیا تو کتنے بھینس رہیں گے انہیں. تو سب لوگ نے پھٹ کر کے 9 بولے. اب لیکن جو ایک بچہ جو تھا, کوئی کبھی سوال کا جواب ہی نہیں تھا, وہ سب سے پہلے اٹھ کے بولا ایک بھی نہیں بچیں گے بولا. تو سر ایک دم غصے میں آ کے بولا, دیکھو میں پہلے سے بولتا تھا یہ لڑکا کوئی کام کا نہیں, مف ہے, یہ کائی کو اسکول آتا ہے. تو اس نے ایک دم ہمت آزما کے بتایا کہ سر ہمارے گھر پہ بہت زمانے سے ہم لوگ بھینس پال رہے ہیں, ایک بھینس اگر نکل گیا اس کے پیچھے 9 باقی بھینس بھی نکل جاتے. یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے, صرف اس کے اوپر مبنی ہے. یہ نہیں جی کہ تم نے اسکول میں پڑھ کے رکھے 9 - 1 = 9, یہ تم کہیں سے پڑھ کے رکھی. ہمیشہ یاد رکھو طب ایک ایسی چیز ہے, یہ نہیں کہ اجمل صاحب نے پڑھایا, کبیر الدین صاحب کی کتاب میں, اس کے اوپر ڈپینڈ نہیں ہے طب. تجربے کے اوپر مجھے یہ رزلٹ مل رہا ہے, میں کبھی کبھی پی سی او ڈی میں مفصل چلاتا ہوں, کبھی افسل چلاتا ہوں, کبھی میں نزلے میں افسل چلاتا ہوں. پبلک بولتے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بھی اٹھا کے دے دیتے, کہ میں میرے تجربے کے اوپر ڈپینڈ ہے وہ. کبھی کبھی صورت انزال میں ابے پیچش اٹھا کے دیتا ہوں, جبکہ وہ جلاب کے لیے ہو.
सामने वाला क्या बोलेंगे, ये हकीम पागल है, वो जुलाब की गोली उठा के वो लड़के के जो सुहाग रात के लिए वो उठा के दे दिया, बोला ये आपकी सूरत इंजाल के लिए। मैं ये समझते मेरे तजुर्बा है उसके अंदर अफीन है, वो इंतहाई हाबिस काबिज मुजफ्फिफ है। अगर ये इंसाफ क्या क्रिएट करेंगे आपकी इंडस्ट्री में तो सवाल ही नहीं, वो मुमसिक भी है। जी तो ये याद रखो कि तिब एक ऐसी चीज जैसे पैरासिटामोल, एक पैरासिटामोल से आदमी की जान बचा सकते हैं, एक पैरासिटामोल से आदमी की जान ले भी सकता है, समझा। पैरासिटामोल जी हेपेटोटॉक्सिक है, वो जी जी उससे आदमी को नुकसान हो के कभी कभी अगर सीवियर गैस्ट्राइटिस से कभी कभी परफोरेशन होके इसकी इंटेस्टाइनल या गैस्ट्रिक परफोरेशन होके पेरिटोनिटिस होके मरने का भी चांसेस है। एक आदमी को फिब्रिल कन्वल्शन है, बच्चे को कालपोल सिरप से उसकी चीज बचा सकते हैं। तो एक कालपोल एक मरीज को बचा भी सकते हैं, एक कालपोल आदमी को मार भी सकते हैं। ये चीज तिब में है। इसलिए कहो कि हमेशा तिब कहीं भी आपने कोई किताब में पढ़े हुए आपकी इल्म के ऊपर मुनस्सिर नहीं है, वो खाली आपको सोचने के लिए एक चीज दिया गया है। तिब आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी खुद की मुशाहिदा और आपकी तजुर्बा और कयास, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया करो। ये नहीं कि हमने पढ़ के रहे कि इससे हटेगा नहीं। जी जी ओके, ओके सो हम लोग सर। स्टार्ट उसमें करते उसमें एक बात सिर्फ ऐड करूंगा मैं, जो अपने एक्सपीरियंस का बोले सर। उसका एक्सेस के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है लगाने में। एक्सेस के अंदर दो दिन में या एक दिन में वो खुद से वो बाहर निकाल देता है, अगर 2-2 घंटे पे लगाने देते। एब्सेस के अलावा वो जिसके अंदर जैसे कभी कभी गैंग्रीन होता है और उसके अंदर मैगोट्स जो कीड़ा पड़ता है ना, तो बहुत जी जी जबरदस्त बांस मारता है। जी खाली कुछ नहीं, खाली सब्जम या हबे हयात का बोतल खोल के डाल दे पानी में घोल के, जितने भी यस। कीड़े मकोड़ ऐसा भागेंगे, ऐसा लग रहा है कहीं बम डाला है। मैं आगे उस पर आने वाला था, लेकिन आपसे सुन लिया, मतलब हाँ, लेक्चर तो पे टाइम हो पूरा का जाता है। पूरा भाग जाते हैं और वो जो बदबू मारता है वो जो गैंग्रीन से, वो भी बंद हो जाता है। बिल्कुल जज़ाकल्लाह। ओके ओके ओके। ओके तो ओके हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा मिजाज के ताल्लुक से टॉपिक तो चलते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में हम लोग एक पर्टिकुलर प्रिसाइज टॉपिक है आज जो हमारे क्या नाम उसका, पेडियाट्रिक के ऊपर। जैसे कि आप अक्सर हमने बताते हैं कि यूनानी और होम्योपैथी आयुर्वेदिक सिस्टम को होलिस्टिक मेडिसिन कहते हैं, क्योंकि एक होलिस्टिक अप्रोच, एक होल अप्रोच लेता है। जैसे कोई बिल्डिंग खराब हो गया तो पहले बिल्डिंग के अंदर घुस के, ईंट के अंदर घुस के, क्या ईंट क्या उसके अंदर इस्तेमाल किया, वो ईंट के या सीमेंट के मतलब गुफ्तगू या चर्चा से पहले घर अभी गिर रहा है तो हॉल ऐसा हॉल घर को कैसे बचा लिया, एक होलिस्टिक अप्रोच रहती है। जैसे एक आदमी बीमार पड़े तो पहले एक होलिस्टिक अप्रोच रहता है। तो यहाँ भी जब देखते कि हम यूनानी में होलिस्टिक अप्रोच से ही देखते हैं, और यूनानी में और मॉडर्न में सुपर स्पेशलाइजेशन की एक सेक्शन है ही नहीं। हम लोग यूनानी को छोड़ के मॉडर्न जाने की एक वजह थे, मॉडर्न में सुपर स्पेशलाइजेशन, मॉडर्न में अल्ट्रा स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी। यूनानी में स्पेशलिटी क्यों नहीं, अक्सर पूछते हैं। मैं समझता हूँ कि ये स्पेशलिटी तिब को तबाह कर दिया गया। तिब को तबाह करने में अव्वल नंबर है सुपर स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हर आदमी अपना एक एक हिस्सा, एक एक पार्ट को लेके अपना अपना एक डिपार्टमेंट खोल दिया। जैसे आपके घर का कहीं भी एक दरख्त खराब हो गए तो पता चला आपकी वो उस दरख्त की पत्ते खराब हो गए, तो किसी ने बोला वहाँ एक एग्रीकल्चर ऑफिसर उसको लेके आओ। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर आके बोला तुमने गलत आदमी को बुलाया, मैं पत्ते वाला आदमी नहीं, मैं रूट का माहिर हूँ। बोला रूट का कुछ प्रॉब्लम है तो मैं लिख के देता हूँ, बोल के कुछ रूट की दवा लिख के गया और बोला तुम पत्ते वाले को बुला लो, पत्ते वाला हमारे डिपार्टमेंट में। और पत्ते वाला आया, पत्ता दवा लिया तो बताया कि इस झाड़ में थोड़ा सा फूल कम आ रहे। तो ऑफिसर ने बोला मैं फूल वाला डिपार्टमेंट, फूल के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, उनको लेके आओ। फूल वाले भी आए, फूल वाले से पूछा इसमें जो जो फल आता था फल कम आ रहे, तो बोला फल वाला मैं नहीं, दूसरा डिपार्टमेंट में। मतलब एक दरख्त को काट काट के डिफरेंट डिफरेंट सुपर स्पेशलाइजेशन कर डाले। ये एक ही वजह है तिब इतनी बर्बाद होने की वजह। कोई भी डॉक्टर एक साथ बैठ के ऐसे हॉलिस्टिक अप्रोच के तौर पे इंसान को मुकम्मल तौर पे, एक कार्डियोलॉजिस्ट और एक नेफ्रोलॉजिस्ट, एक रिमेटोलॉजिस्ट या एक ऑर्थोपेडिक, ये साथ मिलके एक फैकल्टी के तौर पे डिस्कशन करके एक बीमारी से एक बीमारी की इश्यूज डिस्कस नहीं करते। अगर ऐसा डिस्कस करेंगे तो शायद एक या दो दवा की जरूरत पड़ती है। कभी कभी पेशेंट सर दुख रहा बोल के हॉस्पिटल में चले गए होगा,
तो वो बिल भरने के अंदर डायरेक्ट जाएंगे ईएनटी के पास। ईएनटी पूरा तफ्तीश वगैरह किया, उसको बोला बाबा ईएनटी की दवा पूरा लिखने के बाद में जाते जाते पेशेंट ने बोला डॉक्टर साहब आजकल मुझे थोड़ा सा पेट में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ईएनटी वाला क्या बोला, मेरा दवा बंद मत करो, बाजू में एक ईएनटी गैस्ट्रो का डिपार्टमेंट, वहां भी चले जाओ। वहां जाके गैस्ट्रो को भी दिखाया तो गैस्ट्रो ने पूरा ऊपर से नीचे से जितना स्कोपी निकालने का था सब निकाल के दवा लिख के दिया। तो जाते जाते बोला वो ईएनटी का दवा जो सरदर्द जिसके लिए आप आए थे, सरदर्द का दवा बंद मत करो, मेरा दवा भी बंद मत करो। तो जाते जाते मरीज ने बोला डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा झुंझुनी आ रहा है। तो झुंझुनी आ रहा है क्या, वो पैरास्थेशिया कहते हैं हम लोग, ये न्यूरोपैथी कहते हैं। तो एक काम करो, बाजू में एक न्यूरोलॉजिस्ट है उसके पास दिखा के चले जाओ। तो वहां गया, उसने जितना सीटी एमआरआई सब निकाले, दवा लिख के दिया। तो जाते जाते सब वो भी दवा ले लिया, ये ईएनटी का दवा ले लिया, जीएटी का दवा लिया, न्यूरोलॉजिस्ट का दवा लिया। अभी जाते जाते बोला डॉक्टर साहब मुझे 2-3 दिन से नींद नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, नींद नहीं आ रहा है तो एक काम करो, न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया काम के तीनों का दवा बंद मत करो, वहां बाजू में साइकेट्रिस्ट बैठे उसको दिखा के चले जाओ। जाते जाते साइकेट्रिस्ट को दिखाया तो साइकेट्रिस्ट ने भी दवा लिख के दिया। अब पेशेंट बाहर आके सोच रहा था मैं गया कहीं के लिए, सर दुख रहा था। वो सर क्यों दुख रहा था, 2 दिन से उसका पेट खराब था, कॉन्स्टिपेशन हो रहा था। तो सिर्फ एक कब्ज की वजह से उसकी सर दुख रहा था, कब्ज की वजह से उसकी पैरास्थेशिया, नींद की डिस्टर्बेंस, पेट की गड़बड़, सब एक बीमारी की वजह से। अगर सिस्टम को एज एन होलिस्टिक अप्रोच से अगर देखा जाए तो आप उसको सिर्फ एक सफोकेस्नेसिया और एक ट्रिपल सनाई लिख के देंगे, उसको सरदर्द भी चले गए, पैरास्थेशिया भी चले गए, उसका तकलीफ भी चले गए, उसका पेट भी कम हो गया। ये है होलिस्टिक अप्रोच। लेकिन जितना साइंस के नाम पे तोड़ तोड़ के लेबल करते गया और हर आदमी सुपर स्पेशलिस्ट हो गया। यहाँ यूनानी में है कैसे, यूनानी में कुल व जुजी की नजरिया है, लेकिन कुली तौर पर हर चीज को देखते, उसके अंदर एक जुजी तौर पे देखते हैं, लेकिन जुजी तौर पे देखने के साथ साथ कुली तौर पे एक नजर रखता है। मिसाल के तौर पे इंसान तो अशरफुल मखलूक है, तमाम मिजाजों के एतबार से मुतदिल हकीकी नहीं, मुतदिल करीब एक जानवर इंसान। उसमें जब से पैदा हुआ इन्फेंट से लेके मरते दम तक एक उम्र बढ़ते जाते, तो उस हिसाब से हमने भी क्या किया, जुजी तौर पर उसको ये किया, शिन्ने नमू, शिन्ने शबाब, शिन्ने कहूलत एंड शिन्ने शेखोखत। मॉडर्न में पेडियाट्रिक एक रेंज बताया गया, फिर एक जेरियाट्रिक एक बताया गया, बीच में एक चीज रखी। अब उनकी कंसेप्ट क्या है, पेडियाट्रिक बोले तो जब से पैदा हुआ एक 13-14 एडोलेसेंस खत्म होने तक एक पेडियाट्रिक। अब वो कॉन्सेप्ट कई के लिए बनाया अल्लाह जाने, सिर्फ इतना है कि वहां पेडियाट्रिक में डोज कम दिया जाए एज पर बॉडी वेट, बस वही है कंसेप्ट। और कुछ बीमारी पेडियाट्रिक्स में मुख्तसर होते हैं, उसका नाम रखा जुवेनाइल या इन्फेंटाइल या जैसे फिब्रल कन्वल्शन बच्चे को होता है, बता दिया इन्फेंटाइल डायरिया होता है या जुवेनाइल, ये सब चीज रख के थोड़ा सा एक मुख्तसर पेडियाट्रिक के लिए बनाया गया। बड़ा एक डिपार्टमेंट खोलता है पेडियाट्रिक। खाली इतना है कि एक चंद बीमारी पेडियाट्रिक में खास होते हैं, बाकी सब बीमारी उनके डोज। एक सवाल ये होता है कि अगर डोज कम करना है तो फिर पेनिसिलिन की क्या बात है। पेनिसिलिन बच्चे को एलर्जिक नहीं होते, लेकिन जवान को एलर्जी होते पेनिसिलिन से। वो क्यों, क्योंकि बच्चे के मिजाज के एतबार से। अब हमने यूनानी में 3 और मतलब जो मिजाज को 4 मिजाजों में 4 एज के हिसाब से, नमो शिन के हिसाब से उसको तकसीम किया, शिन्ने नमू, शिन्ने शबाब, काउलतन शेखो। अब ये क्यों, इसके पीछे भी बहुत राज भी, इसके पीछे बहुत फायदे भी है। जिसे भी हमारा डिस्कशन है इसके ऊपर, किसके ऊपर, पेडियाट्रिक के ऊपर, शिन्ने नमू और शिन्ने शबाब। इसमें कॉमन एक मिजाज है हरारत। शिन्ने कहूलत और शिन्ने शेखुकत में कॉमन मिजाज है बरूदत, यानी कि दिन और रात। दिन का कॉमन मिजाज क्या है, गर्म है, लेकिन उसके अंदर एक गर्म तर भी है, गर्म खुश्क भी है। रात का मिजाज भाई सर्द है, लेकिन सर्द रात का भी एक मिजाज में 2 है, एक सर्द खुश्क भी, एक सर्द तर भी। वैसे 2 मिजाज, अगर चारों मिजाज का हमने 2 में कन्वर्ट कर सकते, जवान और बच्चे को एक तरफ कर दिया,
अधेड़ उम्र को और बूढ़े को दोनों में दो दो ऐसा ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ हरारत की गलबा है, यहाँ बरूदत की गलबा है, ये दो ऐसे भी है। तो इतना भी अगर याद रखे तो भी हमारे ट्रीटमेंट में बहुत सारे फायदे हैं। अब पेडियाट्रिक के अंदर जब हमारे पास पेडियाट्रिक केसेस आता है तो हमने मॉडर्न के हिसाब से जैसे सिस्टम के हिसाब से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जीआईटी डिसऑर्डर, अलग कार्डियक डिसऑर्डर, अलग कंजेनिटल डिसऑर्डर, स्किन डिजीज, ये वो सब बोल के कम है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर बहुत ही कम है क्योंकि बच्चे ज्यादा कुछ सोचता नहीं हमारे से, तो साइकेट्रिक इश्यूज बच्चे में कम होते हैं मुकाबले, बाकी ज्यादातर डिजीज हमको जो होते सब उनमें होते हैं। अब एक कुली तौर पे उठा के देखो पीडियाट्रिक में किस किस्म की बीमारी हमारे पास ज्यादा आती है क्लिनिक के अंदर। पीडियाट्रिक में व्हाट आर द मोर इंसिडेंट्स किस बीमारी में। अब ज्यादातर बच्चे आते उठा के, बच्चे की माँ बाप ही कहते हैं प्रॉब्लम क्या है। नहीं डॉक्टर साहब जब देखो बच्चे को बुखार आ रहा है, सर्दी आ रहा है, जुकाम आ रहा है, खांसी आ रहा है, अस्थमा आ रहा है, कभी दर्द लेके आते। दर्द बहुत कम आते, लेकिन दर्द सर दर्द लेके बच्चे नहीं आते। ज्यादातर दर्द का शिकायत बहुत कम करते कि बच्चे गिर भी गया तो बच्चा बर्दाश्त कर लेते। ये चीज बाहर दिखता है, ये सब चीज सर्दी जुकाम, ये कभी डायरिया, कभी लूज मोशन, कभी वोमिटिंग। अब हम इसको डील कैसे करते हमारे मॉडर्न मेडिसिन में। अगर डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, वोमिटिंग हो गया, बुखार आ गया, खांसी हो गया, ये ट्रीटमेंट हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करते। हम लोग क्या करते हम लोग इसमें पैलिएटिव केयर करते, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक रिलीफ। बुखार आ रहे NSAID दवा दे दो या पैरास्टामोल उठा के दे दो, या आपको इनको डायरिया हो रहा है तो फ्रूजिमाइड जैसे उसको बंद करने वाली दवा दो, ये चीज देते। कुछ लोग एंटीबायोटिक भी चला देते, कुछ लोग एंटीबायोटिक के साथ उसको चला लेते, कुछ लोग बगैर एंटीबायोटिक, कुछ लोग स्टीरॉइड के साथ उसको, कुछ लोग एंटीहिस्टामिन के साथ चला लेते। अब यहाँ सवाल ये होता है कि ये सिम्टम है, ये बीमारी नहीं है। बुखार बीमारी नहीं है, डायरिया बुखारी नहीं, बीमारी नहीं, वोमिटिंग बीमारी नहीं, बुखार आ रही बीमारी नहीं, ये सब चीज सिम्टम है। अगर हम पीडियाट्रिक में बैठ के उसको पैरास्टामोल वगैरह लिख के दे रहे तो वो उससे अच्छा तो मेडिकल में जाके डॉक्टर साहब बुखार की उठा के दो। एक खुद एक अपने आप को एक आत्मसमर्पण, यानी कि सवाल खुद से पूछना चाहिए कि मैं तो कंपाउंडर का काम कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर क्यों थोड़ी। डॉक्टर कब बनते हैं? जब उस बीमारी की सबब जानने की कोशिश करें और सबब का इजाला करें। तो सबब का इजाला करने से पहले ये सोचना चाहिए कि बच्चे के मिजाज कुली तौर पे रुतूबत की गलबा है। बच्चे में रुतूबत भी हरारत भी, लेकिन रुतूबत ज्यादा हरारत कम है। शिन्न शबाब में हरारत ज्यादा रुतूबत कम है, दोनों का मिजाज एक जैसा है, लेकिन इसके अंदर रुतूबत की कमी है जवानी में, लेकिन शिन्ने नमू में रुतूबत की गलबा है। सिर्फ एक पॉइंट काफी है आप लोग को कुली तौर पे पेडियाट्रिक को मैनेज करने के लिए। कैसे? जैसे आप हम लोग समझते हैं कि हम जब यूनानी पढ़ता है, यूनानी या छोड़ो, दुनिया की जो एक उसूल है, दुनिया की एक साइंस है जो तजुर्बे के ऊपर है। आप एक कपड़ा सर पोंछ के, एक टॉवल या रुमाल या टॉवल या कोई चीज सर पोंछ के कॉर्नर पे डाल दिए, एक आधा घंटे के बाद उसको उठा के देखो बांस मारना शुरू होता है। एक घंटे के बाद में देखो उसका रंग बदल जाता है, उसकी रंग किवाम बू सब बदलता है। क्यों? गिल्ला था वो। अगर आपके पास एक टॉवल, एक रुमाल, एक सूखा है, वो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल भी उठा के देखो उसमें से बांस नहीं मारता, यानी उसके अंदर कोई तगय्युर नहीं। खुश्की था इसलिए उसके अंदर तगय्युर नहीं आ रहा, अब वो रुतूबत था। इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि सब्जी तरकारी क्यों जल्दी सड़ जाते, उसके अंदर रुतूबत का गलबा है। फ्रूट जल्दी क्यों सड़ जाते, इसके अंदर रुतूबत का गलबा है। ड्राई फ्रूट क्यों नहीं सड़ते, इसके अंदर रुतूबत नहीं। ये कुली उमूर यहाँ भी इसके ऊपर भी डिपेंड है। याद रखो पेडियाट्रिक के अंदर ज्यादातर डिजीज इन्फ्लेमेटरी डिजीज आते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज आते हैं। इन्फेक्शियस एंड इन्फ्लेमेशन इज हमेशा याद रखने का, हमने उसूल तिब में पढ़ा है कि बरूदत और कम किस्म की हरारत किसको प्रमोट करते हैं? ताफुन को प्रमोट करते हैं। तो ताफुनी अमराज सबसे ज्यादा बच्चों में होता है, और वो ताफुनी अमराज सबसे ज्यादा अच्छे बच्चे में होने की मेन वजह, ज्यादातर बच्चे में बलगमी और दमी अमराज होता है। सफरावी डिजीज एलर्जिक मैनिफेस्टेशन बच्चे में कम होता है, इसलिए हम लोग ये जो क्या नाम उसका पेनिसिलिन विदाउट टेस्ट डोज देते हैं, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन कम होता है। और छोटे बच्चे में जब पैदा होते हैं, इन्फेंटाइल जो बच्चे जो पैदा होते हैं, जो जॉन्डिस होते हैं, उसके बाद बच्चे को जॉन्डिस नहीं होता, फिर जवानी में ज्यादातर जॉन्डिस होता है।
तो यहाँ कुली उमूर याद रखो। बेसिकली तुम्हारे पास एक पेडियाट्रिक बच्चे आ रहे थे, इसके अंदर रुतूबत की गलबा है, यानी कि ये बच्चे के अंदर रुतूबत की गलबा है। अब सवाल ये होता है कि चार बच्चे में भी चार मिजाज रहेंगे, सफरा भी बच्चे रहेंगे, दम भी बच्चा रहेंगे, बलगमी बच्चा रहेंगे, सौदा भी बच्चा। अब माँ बाप आके बोलते देखो ये मेरा लड़का कुछ भी खाए तो सर्दी होता है, जुकाम होता है, अस्थमा होता है, आइसक्रीम नहीं खा सकते, कई सारी चीज खाने लगती। अब मेरा भाई का लड़का है, वो सुबह शाम आइसक्रीम खाता है, पानी में कूदता है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब तुम्हारे पास जवाब नहीं रहेंगे। तुमने बोला ठंडी चीज खाने से हुआ है, ठंडी चीज, डॉक्टर साहब मेरी बड़े वाला सब खाता है, ठंडा खाता है, सब कुछ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी भाई बहन की लड़का है, वो सब कुछ करता है, उसको कोई प्रॉब्लम, तो तुम्हारा जवाब नहीं रहेंगे। जवाब होना चाहिए, उसको बोलो हर चीज का मिजाज अलग है, तुम्हारे भाई का लड़का सफरा भी है, उसकी आदत ऐसा है ना, हाँ ऐसा है उसकी, एकदम गुस्से में, देखो तुम्हारी लड़का बहुत सुस्त है, ठंडा है, ये देखो, ये दोनों का वो उनको समझाओ बच्चे को या माँ बाप को समझाओ, ये तुम्हारी मिजाज की एतबार से। अब देखो बच्चे लोग के अंदर जीएटी रहते, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये दीज आर द टू सिस्टम। जैसे मॉडर्न के हिसाब से देखें, सबसे ज्यादा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यहाँ से लेके उसको नजले से लेके लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, ट्रैकाइटिस, ब्रोंगाइटिस, निमोनाइटिस, जितने भी टिस उनको आते हैं। अब लेरिंजाइटिस हो, फेरिंजाइटिस हो, ब्रोंगाइटिस हो, निमोनाइटिस हो, इसकी कॉमन सिम्टम्स है खांसी विथ एक्सपेक्टेशन, विदाउट एक्सपेक्टेशन, कभी ड्राई कफ होते, कभी बल्क। तो बेसिकली सब सिम्टम है कहीं ना कहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा मुतासिर रेस्पिरेटरी सिस्टम होने की वजह क्या है, एक तो बच्चा ऋतु भी है, और यहाँ ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सबसे ज्यादा, ये हमने असबाब सित्ते जरूरिया जो पढ़े थे, सबसे अव्वल नंबर में हवा है। तो इंसान बैरूनी दुनिया से सबसे पहले राबिता मतलब कायम करते हैं हवा से, बाद में माकूल और मशरूब। तो बाहर की चीज सबसे ज्यादा दाखिल होता है हवा। हवा का मिजाज क्या, अगर कोई मॉडर्न आदमी से पूछे हवा का मिजाज क्या, हवा को क्या जानना चाहिए, हवा को सिर्फ इतना जानो हवा गंदा है क्या, साफ है क्या, या बदबूदार है क्या। बाकी मॉडर्न वाले भी हवा के बारे में नहीं जाना, हम जानते हैं किस मकाम में रहते हैं, हवा की रुतूबत क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, ड्राई हवा है क्या, कोल। तो ये हवा के अंदर जैसे ऐसा करके देखो रुतूबत कितना रहता है। अब रुतूबत की कंसेप्ट समझने के लिए इसी तरीका क्या है, आप एक काम करो, एक कमरे का रुतूबत, आजकल रुतूबत कैसे फाइंड, इजी तरीका है आप वास्तु के हिसाब से रुतूबत को फाइंड आउट करने का। एक फ्रिज की एक ठंडा बॉटल पानी रखो फ्रिज में, और उसको उठा के लेके आओ बंद करके, उसको बाहर रख के देखो, थोड़ी देर बाद में बॉटल के ऊपर पानी आ जाता है। हम लोग क्या समझते हैं, पानी एक वक्ती तौर पे पानी बाहर अंदर से बाहर आ रहा है, अंदर का पानी नहीं है वो पानी माहौल का पानी है, माहौल का रुतूबा है, वो रुतूबा कंडेंस किया गया वो। अब जितना रुतूबत रहेंगे उतना पानी जमा हो जाएंगे। तो ये एक टाइम एक काम करो, चार कमरे में चार एक ही वक्त में चार बॉटल आके रखो, और जिस बॉटल के ऊपर ज्यादा पानी जमा, वहां रुतूबत की गलबा है, वहां बच्चे को मत सुलाया करो, वहां लिटाया मत करो, वहां बिठाया मत करो। सबसे कम पानी जहां और वहां खुश्की की गलबा है, उस जगह पे बच्चे को लिटाओ। या बलगमी आदमी के लिए सबसे बेहतरीन कमरा वही है। सौदा को इधर बिठा सकते कि यार रुतूबत की, तो मेरा कहने का मतलब रुतूबत की वजह से सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। अब हमको मान लीजिए इसकी सबब क्या, रुतूबत ही। अब रुतूबत को खत्म करना है, अब रुतूबत को खत्म करने के लिए खुश्की की जरूरत है। खुश्की के लिए हमारे पास गर्म खुश्क दवा है। अब गर्म खुश्क अगर दवा दे भी दिया तो और खुश्क हो जाके बलगम जम जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ भी हमारे पास बहुत सारे टूल है। बच्चा अगर बलगमी है तो हम गर्म खुश्क दवा दे सकते हैं। गर्म खुश्क दवा मतलब दिमाग में आना चाहिए फौरन, मिसाल जैसे अदरक है, दारचीनी है, जायफल है, काली मिर्ची है, वो सब जितने भी, वो बाद में हम लोग जो नुस्खेजात पढ़ेंगे, नुस्खे के तफसील बजाएंगे, आखिर आखिर जो हम हकीम बनेंगे तो नुस्खा पढ़ेंगे, तो मुफरद और मुरक्कब नुस्खाजात पढ़ेंगे तो आ जाएंगे सब। तो यहाँ गर्म दवा, अगर बच्चे सफरावी है लेकिन उसको अभी बलगमी अमराज हुआ है, उसको अगर गर्म खुश दवा देंगे तो मसला क्या होगा, बच्चे को मजीद उसके अंदर ड्राई हो जाएंगे प्रॉब्लम। बाबा मम्मा मम्मा मेरा गला सूख रहा है, नाक सूख रहा है, आंख सूख रहा है बोलेंगे, तो हम सोचेंगे बाबा अभी उसको तो गर्म खुश दी, इसको क्या दूं, इसको हम सर्द खुश देना चाहिए। जैसे खसखस है, लोग के सपिस्तान है,
शरबत खसखस के अंदर है, अब्बे नजल जिसके अंदर खसखस से सर्द खुश्क है, वो जो दिए थे अब्बे शिफा वाला उसके अंदर दतूरा, वो गर्म खुश्क है। सिर्फ 2 टूल काफी है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, 2 टूल काफी है। एक जगह पे गर्म खुश दवा दिए, एक बच्चे को रिजल्ट अच्छे मिले, दूसरे को रिजल्ट मिले लेकिन साइड इफेक्ट ज्यादा मिले। वो साइड इफेक्ट कम करने के लिए हमको नहीं मालूम था, बच्चे को इतना मालूम बच्चे को सर्दी जुकाम है, लेकिन बच्चे का मिजाज नहीं मालूम था। इसलिए हमने क्या कि उसको भी गर्म खुश दी थी, इसको भी गर्म खुश दी, नहीं नहीं, इसको गर्म खुश दवा दी, इसको सर्द खुश दवा दी, तो उसको असर मिले। तो हमने क्या किया, उसको कैप अताश है या सफुफ अताश है या ऐसा कोई चीज दिया, उससे फर्क पड़े, या अब तिनकार दे दिया। या यहाँ हमारी सोच होना चाहिए कि बच्चे में भी मिजाज का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, दम्भी मिजाज, बलगमी, सौदारी, सब मिजाज बच्चे में भी। तो बेसिकली याद रखो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं ये चीज के अंदर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी याद रखो, बच्चे में नहीं, बड़े में भी हकीम लोग हमेशा मैदे के दिमाग में रख के चलते, मैदे की इस्लाह करते, या उसके कोई भी बच्चे आए, कोई भी अगर बलगमी अमरस, एक आध मुलैयन एक दवा उसमें दिया करो। मुलैयन से मुराद उसको मुस्सिल नहीं, अब्बे मुलैयन दो या अब्बे मेदी दो या कोई भी एक लैक्सेटिव तौर पे। क्यों? जब रुतूबत बाहर निकलता है बजरिए बरास, तो भी खुश्की की थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, नहीं उसके अंदर ताफन। बार बार बच्चे को समझो बलगमी की शिकायत आ रही बाल, तो बच्चे को कुछ नहीं, तो खाली मैं कभी क्या करते, सनलक्स लिख के दे देते, सनलक्स लिख के दे दिया, माँ बाप आके बाद आपने सिर्फ एक दवा दिया, बार बार उसको नजला होता था, अभी कम हो गया, उसको हमेशा फोड़े फुंसी आता था, वो निकल गया। कि फोड़े फुंसी क्यों आ रहे? रुतूबत की वजह से। बार बार नजला क्यों रहा है? रुतूबत की वजह से। बार बार बुखार क्यों रहा है? रुतूबत की वजह से। मरीज या उसकी माँ आके बहुत सारे कंप्लेंट आके बोला, तुमने तमाम कंप्लेंट को जोड़ के एक कंप्लेंट में कन्वर्ट की, इसकी हमेशा प्रॉब्लम है, इसकी कॉन्स्टिपेशन है या इसकी रुतूबत की गल में। आजकल बहुत ही कॉमन हो गया इन्फेंटाइल कॉन्स्टिपेशन बच्चे लोगों को। तो इत्रिफल सनाई तो बच्चे खाता नहीं, तो अब्बे मुलैयन दे दिया, साथ में एक सनलैक्स लिख के दे दिया। पेशेंट भी खुश, डॉक्टर साहब ने ज्यादा दवा नहीं है, मैं हर चीज का दवा है उसमें। अब 15 दिन में आके माँ बोल, बच्चे एकदम मस्त हो गया, खा रहा है पी रहे, उसको अभी फुंसी नहीं है। तुमने न मुसफियात दिया, न कोई लंग्स का कोई दवा दिया, तुम सिर्फ रुतूबत को निकाल दिया बजरिए उसकी सबब था कॉन्स्टिपेशन, सही हो गया। तो जीएटी के अंदर भी अगर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास जो पेडियाट्रिक के अंदर बहुत सारे कफ सिरप से, पीडियाट्रिक का भी कफ सिरप रहते, बड़े का भी कफ सिरप के अंदर, कफ सिरप की जो कंसेप्ट के अंदर भी, जैसे अभी फेलगोनिल का कफ सिरप है, फेलगोनिल के अंदर थोड़ा सा गर्म ज्यादा है, हर्मासिलिन के अंदर गर्म नहीं है, थोड़ा सा गर्मी कम, इसके अंदर बलगम को निकालता है वो। फेलगोनिल फट करके जैंडिस्टन का काम करता, फट करके रोकता है वो। नेजलोरेड बलगम को निकालता है, क्योंकि मिजाज के हिसाब से आपको देखें हर्मस के अंदर इतनी सारी दवा क्यों, डायबिटिक तो मैं मिजाज के हिसाब से, वो आपके तजुर्बे के ऊपर है। मैं हर चीज आपको समझाने में प्रॉब्लम आते है, लेकिन ये चीज में मुझे रिजल्ट मिला, ये चीज में रिजल्ट नहीं मिला, उसकी वजह दवा नहीं, उसकी वजह हमारी कहीं ना कहीं कयास और तजुर्बे में, या हमारी कोई मिस्टेक हुआ। तो जीएटी के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर बच्चे लोग के लिए सबसे बेहतरीन, अगर आप कोई भी कफ सिरप के तौर पे इस्तेमाल करें, बेबी कफ सिरप इस्तेमाल करें, अगर एकदम इन्फेंट है, याद रखो इन्फेंट से स्टार्ट करते, बच्चे इन्फेंट है, बार बार रिपीटेड होगी, सबसे बेहतरीन चीज है इक्सिर तिंकार। इक्सिर तिंकार की कंडेंट है नमक सिया एंड सुहागा बिरिया। उसके बारे में बहुत सारे स्टोरी है, इंटरेस्टिंग टाइम नहीं है बोलने के लिए। कभी कभी पेशेंट आते हैं, वो जब मैं निकाले तो शायद 20-25 रुपया कुछ था उसका कीमत। तो बड़े बड़े वीआईपी आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब आपने जो बच्चे को, जो बहुत फेमस है हमारे गांव में, बच्चे को एक पाउडर देता है, वो क्या है? वो हमने 250 रुपए का ऑटो को दिया, 250 रुपया ऑटो को दिया, कहीं के लिए वो 25 रुपए की दवा के लिए, फिर भी वो खुश है। क्यों? उस इक्सिर तिंकार के अंदर सुहागा बिरिया है। सुहागा का काम क्या है? सुहागा बलगम का तलवार है, बलगम को फाटता है, वो पतली चर्बी को, म्यूकोलाइटिक भी है, एक्सपेक्ट्रन भी है, मुदिर भी है, मुलैयन भी है, मुश्तही भी है। अब बच्चा बोलते माँ बेटी बेबी सोता नहीं, रात भर करवटे लेते, मरोड़ आते रहते, रात भर झकते और दिन में सोता है, पेट फुला रहता है, कुछ भी किया तो उल्टी करता है। अब डॉक्टर साहब ने उल्टी का भी दवा दिया, कभी बुखार आते हैं, लेकिन बुखार नहीं, वो मैदा डिस्टर्ब होने की वजह से हमेशा सर गरम गरम रहता है, सीना गरम रहता है, लेकिन पेशेंट डॉक्टर क्या समझते बुखार है, एंटीबायोटिक लिख के देते।
आवाज आते हैं घर घर, ये आवाज ब्रोंगस से नहीं आती आवाज, ये फूड पाइप से आते, इसोफेगस से म्यूकस जमा हुआ है डाइजेशन की कमजोरी की वजह से। तो अक्सर देखना है कि ये जो इन्फेंट्स के अंदर जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, ट्राई टू डू वोमिटिंग, उंगली डाल दो, बच्चे को उल्टी करो। ये तो कभी बच्चा खुद उंगली डाल के उल्टी करते, जब उंगली डालने के अंदर इतना म्यूकस म्यूकस निकलता है इमोप्टाइसिस के तौर पे, इमेटामिप्सिस, यानी कि वो उल्टी करता है बलगम को। हम क्या समझते हैं, सीने में जब टेलिस्कोप रखते हैं बच्चे के जितना कर्पिटेशन आता है, हम लोग क्या बोलते हैं, बाबा सीने में बलगम जमा हुआ, अभी न्यूमोनिया हो जाएंगे, डरा डालते। वो नहीं, वो बलगम नहीं है, वो एक्चुअली म्यूकस जमा हुआ विन फुट पाइप के अंदर, और रखने के बाद में इतना आवाज आता है, गुरगुर गुरगुर आवाज आता है। हम लोग डर जाते हैं, बाबा इसको तो एंटीबायोटिक चलाने। एंटीबायोटिक सबसे पहले फर्स्ट एड है, अगर इन्फेंट अगर है तो उसके अंदर उंगली डालो, बच्चे को उल्टी करो। तनकीय बलगम के लिए बेहतरीन चीज है उल्टी। अगर नहीं किया तो बच्चे खुद उंगली डाल के उल्टी करते, फिर बच्चा, माँ बाप क्या बोलते, जब से उल्टी किया एकदम बच्चा एकदम चुस्त पुस्त हो गया, खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बराबर सो रहा है, अभी पेट नहीं फूल रहा है, कुछ नहीं। तो सबसे पहले अगर इन्फेंट में अगर बार बार अगर खांसी, ट्राई टू डू वोमिटिंग, क्योंकि हम लोग उनको वोमिटिंग की दवा नहीं दे सकते, सबसे बेहतरीन चीज है वोमिटिंग। उसके बाद में इन्फेंट्स के लिए सबसे बेहतर अपर रेस्पिरेटरी, ये तिनकार याद रखो, एक चुटकी या 2 चुटकी, ये 1 साल तक दे सकते हैं। उसको डोज बढ़ाते हैं, अगर ज्यादा भी बढ़ गया तो खाली थोड़ा सा शहद में ऐसा करके चटा बोलने का, वेदर इट इज 3 मंथ का हो, 4 मंथ का हो, 9 मंथ, 2-3 बार खिला। तो इससे क्या क्या फायदा है, पेशाब खुलकर आता है, कभी बच्चे को यूटीआई भी होते हैं, रोते रहते हैं, पेट फूलना बंद हो जाते हैं, बराबर सोएंगे। हमेशा बोलते गरम गरम, सर गरम नहीं, पेट खा मतलब बराबर, ब्रेस्ट फीडिंग सब चले। अब एक दवा से तुम पेडियाट्रिशियन बन सकते हैं, सिर्फ एक दवा से, क्योंकि इतनी मल्टीपल एंगल में काम करता है। मोशन अच्छा हो गया, टाइट नहीं, फ्लचुलेंस नहीं निकल रहा है, बच्चे अंदर रात में कराट, क्योंकि इसके अंदर नमक के सिया है, ये कासरे रिया भी है। और बेहतरीन एक सन्यासी, एक सूफी नुस्खा है वो, तुम बना भी सकते, लेकिन बना हुआ तुमको रेडीमेड मिल जाएंगे, वो खाली एक चुटकी लो, उसको इस्तेमाल करो। ये बड़े को भी दे सकते 1 ग्राम में, अस्थमा में दे सकते हैं, ड्राई कॉफ में दे सकते हैं, ये जो सीओपीडी की वजह से यूरिन सांस उठा फूलता लिया है उसमें तुम भी यहाँ दे से सकते हैं। यूरिन? तो ये चीज याद रखने का, इन्फेंट्स के अंदर सबसे एक बेहतरीन चीज है। और दूसरा एक चीज अक्सर देखते हैं आप लोग, हमदर्द का है, रक्स का है, मरमस का, सबका जन्म गुट्टी और ग्रेप वाटर चलता है। तो ये जन्म गुट्टी और ग्रेप वाटर बेसिकली अजवाइन, ये बादियान की मुरक्कब है सब। तो उस जमाने से हकीम लोग बच्चे लोग को जो ट्रीटमेंट करते तो इसी से स्टार्ट करते थे। अगर इन्फेंट है तो एक आध जन्म गुट्टी और एक सिरे तिंका बोलने का, 2 चुटकी जननगुट्टी में डाल के, डायरेक्ट डालो मत, कि बच्चे के इतना थिक रहता है हमारा सिरप, आके सफोकेशन हो सकते हैं, निमोनिया हो सकते हैं, खांसी हो सकते हैं। तो बच्चे को ना थोड़ा डाइल्यूट करके पानी में धीरे धीरे उसको चटाया करो, ऐसा डालो मत जैसे बड़े लोग को, क्योंकि हमारे यूनानी के जितने भी सिरप है बहुत विस्कस रहते हैं, वो हमेशा याद रखो, बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है डायरेक्ट अगर सिरप डाल दिए, उसको थोड़ा डाइल्यूट करके डालो। तो जो बच्चे जैसे पेडियाट्रिक के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर जीएटी के लिए सबसे बेस्ट याद रखने का, पेट का सही रखो, वेदर इट इज अपर रेस्पिरेटरी, वेदर इट इज जीएटी। तो जननगुट्टी दो, और कुछ लोगों को कैल्शियम की डिफिशियंसी, ग्रोथ फैक्टर कम अगर हो रहे तो ग्रेप वाटर दो। ग्रेप वाटर के अंदर चूने का पानी है। हम लोग अक्सर शेल्कल और कैल्शियम सैंडोज बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक डॉक्टर लिख के देते, पूरी अटर रबिश, और क्या बोल सकते बेवकूफी की काम है वो। कुछ नहीं, आप एक काम करो, चूने को एकदम फाइन पाउडर करो, उसको पानी में डाल के रख के देखो, चूना पानी में तैनशीन हो जाते, कभी वो डिजोल्व ही नहीं होते पानी में। अब ये वाटर इंसॉल्युबल है। अब इन लोग ये हमेशा हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं यूनानी वालों के अंदर, इनके अंदर हेवी मेटल है, ये वाटर इंसॉल्युबल है, किडनी फेल हो जाएंगे। मैं बोलता कैल्शियम की कसरत इस्तेमाल आजकल सबसे ज्यादा किडनी फेल होने की वजह, क्योंकि उन लोग हमारे ऊपर चढ़ते तुम्हारे कुश्ते की वजह से किडनी गया, क्योंकि कुश्ता अगर कच्चा हो गया तो वाटर सोल्यूबल नहीं है, वाटर सोल्यूबल अगर नहीं इस्तेमाल किया वो नेफ्रोटॉक्सिक है। मैं बोलता सबसे ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिक कैल्शियम है, क्योंकि वो कभी अब्जॉर्ब ही नहीं होते पानी में, कभी घुल मिलता ही नहीं वो। अब इसमें हम लोग क्या करते, चूने को पानी में बुझाओ, पानी उसकी जो पानी ऊपर वो पानी इस्तेमाल करते, उसमें कैल्शियम कंटेंट थोड़ा बहुत रहते, वो एब्जॉर्बेबल है। तो बच्चे को अगर समझो आप रक्स, ये अरमस की जो जनम गुट्टी है, अरमस की ग्रेप वाटर, ये ग्रोथ फैक्टर के लिए दे सकते। और हमने जो बनाया अभी, जो टिफली टॉन बोल के सिरप बनाया, उसके कंटेंट क्या है, शरबत उन्नाब के अंदर हमने
इक्सिर तिंगार ऐड किया ताकि डाइजेशन भी इम्प्रूव हो गया। ये शरबत उन्नाव बेसिकली बच्चे की मैं पेडियाट्रिशियन बनने की मेन वजह शरबत उन्नाव, और जितने भी केरला के अंदर पेडियाट्रिक के अंदर मैं समझता हूँ एक शरबत उन्नाव, एक गाउदंदी, एक इक्सिर तिंगार, दो एक जननगुट्टी, एक ग्रेप वाटर, ये 5 दवा तुम शहर के मशहूर पेडियाट्रिशियन बन सकते, क्योंकि तुम वक्ती तो मुकम्मल आराम दे रहे हो। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर याद रखो उन्नाव भी अच्छा काम करते, लेकिन उन्नाव से ज्यादा थोड़ा सा खुश्की वाला दवा चाहिए, क्योंकि बच्चे बार बार रुतूबत की वजह से तकलीफ में आ रहे। अस्थमा की शिकायत भी होते हैं बच्चे को, तुम इनहेल भी कर सकते हैं। अस्थमा के लिए भी ये तिंकार अच्छा है, अस्थमा के लिए अब्बे शिफा अच्छा है। 1BD बच्चों में अच्छा असर करता है, अब्बे शिफा 1BD बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। अब्बे तिंकार अस्थमा में अच्छा करता है, अब्बे दमा अच्छे काम का, क्योंकि मैं वो फार्माकोलॉजी में नहीं जा रहा, मैं एक कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ पेडियाट्रिक को मैनेज करने की। तो बच्चे अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लेके आ रहे तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन याद रखो, 1 रुतूबत की वजह से जो तकलीफ होता है अपर रेस्पिरेटरी, वो तो खांसी है, दूसरा निमोनिया, वो सब बात की बात है। ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पे मैनेज करने के लिए आपको उसूली इलाज याद रखो, सबब का इजाला इधर भी। सबब के इजाले के लिए सबसे पहले मालूम होना चाहिए ये बच्चे का मिजाज क्या है। सेकंड सवाल पूछो, बच्चे पंगा या फैन ज्यादा इस्तेमाल करते। कल एक पेशेंट आए बहुत जमाने के बाद में, एक दूसरे पेशेंट को लेके आए, तो बोल डॉक्टर साहब आपने, मैं 5 साल पहले आए थे, एक पेशेंट को लेके आया था, डॉक्टर साहब ने सर्जरी बताया था गर्दन, मुझे क्या बीमारी नहीं बता रहा वो, कुछ सर्जरी बताया था, सर्जरी की डेट फिक्स कर ली थी हमने, वहां से डिस्चार्ज होकर आपके पास है, आपने कोई दवा नहीं बंद किया, आपने बोला पंगा बंद करो फैन, फिर इधर आना नहीं बोले। तो जब से उसने पंगा बंद किया उसके बाद वो बीमारी उसको हुआ ही नहीं। तो पेडियाट्रिक में हमेशा याद रखो सबसे ज्यादा बीमारी की वजह उसूली इलाज के तौर पे मतलब उस सबब के साला पंगा, 2 के ऊपर कभी नहीं चलाने का। जितने टॉन्सिलाइटिस फेरिंजाइटिस अगर बड़े भी रह दो, हम अगर तुमको पंगे की आदत नहीं, पंगे के नीचे सुलाओ और उसके बाद में सुबह 5 में फैन चालू रखो, सुबह उठ के देखो, सबसे पहले तो ऐसा पकड़ के आएंगे 11 बजे तक तुमको ये प्रॉब्लम होती, क्योंकि ये कमरे में हवा, कमरा खाली नहीं, कमरे के अंदर एक मादा है, क्या मादा है, हवा है, हवा एक मादा है, एक मटेरियल है गर्म तर, उसको तो जूस के जैसे मशीन में जूस जैसे मार रहा है, जूस की मशीन में फ्रूट डाला तो कैसे घूमता ऐसा घुमा रहा है, उसके अंदर जाके तुम सो रहे। और वो इतनी एडिक्शन है उस चीज की, इतनी एडिक्शन है पंगे के बच्चे लोग को शराब से ज्यादा एडिक्ट है। कैसे शराब, जो आदमी एडिक्ट होता है उसको नींद में शराब याद नहीं आता, पंगे का जिसको एडिक्ट है वो 5 में कराटा लेके सो रहा है एक बच्चा, जाके सुमड़ी में पंगा 4 में करके देखो बच्चे उड़ जाएंगे, अरे पंगा कौन बंद गया बोल के उड़ के आके फिर पंगा स्पीड में रख डाले। 3 में 4 में सुम में आके 4 में करके देखो बच्चे नींद खुल जाएंगे, इतनी एडिक्ट है वो। तो सबसे पहले बच्चे से ये पूछा करो, पंगे के एकदम नीचे मत सुलाया करो, पंगे के नीचे अगर सो रहे फैन के नीचे सो रहे 2 या 1 में रखो फैन, या खिड़की दरवाजा खोल के रखो बंद कमरे में। अगर 5 में सोए हुए तो मेरे कप सिरप खा रहा है, मेरे बार बार आ रहा है डॉक्टर साहब, फर्क नहीं फर्क नहीं फर्क नहीं, फर्क कैसे रहेंगी। तुम हाथी के ऊपर बैठ के जा रहे, बोल रहे डॉक्टर साहब हकीम साहब कोई दिखना नहीं चाहिए मुझे, अरे भाई बाबा हाथी के ऊपर बैठ के जा रहे, कोई नहीं दिखना चाहिए, सब कैसे हो सकता है। अगर नहीं दिखना है तो नीचे उतरो, गली से निकल जाओ। अब तुमको खुद पंगे के नीचे उसको हटेगा भी नहीं, पानी में कूदना भी है और गिल्ला भी नहीं होना, ऐसा थोड़ी होते है, कुदरत के खिलाफ कोई नहीं होता। तो उनको समझा पंगा तो 80% उसी से कम होते हो, रिकरेंस बार बार आके पूछते हैं ना माँ बाप, डॉक्टर साहब ये क्यों अच्छा किया, इसकी वजह है। हर माँ हर पेरेंट्स डॉक्टर को ये सवाल जब पूछता है, हर डॉक्टर परेशान रहते हैं, लेकिन हकीम कभी परेशान नहीं होते, क्योंकि हकीम को सबब मालूम। मॉडर्न डॉक्टर को सबब को नहीं मालूम, इसलिए बार बार पूछते हैं डॉक्टर से क्यों नहीं जा रहा, कितने साल से इलाज कर रहे हैं, क्योंकि वो इलाज थोड़ी कर रहा है, वो सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रहे, इलाज सबब का इजाला है। तो पंगा कम कराओ तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कम हो जाते हैं, बार बार बुखार आना कम हो, तो बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बलगम बढ़ गया, रुतूबत बढ़ गया, जब रुतूबत हद से ज्यादा निकलता है तब वो क्या होता है, वो इन्फ्लेमेशन में कम हो जाता है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। तो जितने भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, टिस 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 नाम आ जाते हैं, फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, निमोनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, जितने भी टिस है उसके साथ साथ बुखार भी आ जाता है। अगर इन्फ्लेमेशन सही कर दिया तो बुखार अपने आप चले जाते, बुखार को इलाज करने की जरूरत ही नहीं।
हाँ, बच्चे अगर ये फिब्रिल कन्वल्शन में जाने के अगर चांस है तो बुखार को मैनेज करना जरूरी नहीं, तो बुखार को मैनेज करने की जरूरत ही नहीं, खाली उसकी रुतूबत को मैनेज करो, ताफुन कम हो जाएंगे और बुखार भी कम। हम लोग क्या करते, पहले बुखार ठीक करने की कोशिश करते, फिर ताफुन को रोकने की कोशिश करते, फिर सबब को कोशिश कर, पहले सबब को कोशिश, यहां से इधर सफर करो, यहां से नहीं, यही से सफर करो, यहां से सफर करेगा तो फायदा नहीं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सबसे पहले सबब ये याद रखो, ऋतु, बाकी माकूल और मशरूब। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि खट्टी चीज, अचार, ये वगैरह आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा खाते, थोड़ा तरतीब बनाओ बच्चे को, माँ बाप को बोलो बच्चा क्या चीज ज्यादा खाते उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। कभी नूडल्स ज्यादा खा लेते हैं बच्चे, नूडल्स सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है अपर रेस्पिरेटरी, क्योंकि नूडल्स के अंदर जो अजिनोमोटो डालते हैं, एक किस्म का नमक है वो, ग्लूटामिन बोल के, टेस्ट को बढ़ाने के लिए, वो सबसे ज्यादा रुतूबत क्रिएट करता है। वो मैगी हो, पास्ता हो, जितनी भी आजकल कुरकुरे, ले, सब चीज में अजिनोमोटो, यहाँ तक कि चाय में भी होटल वाले अजिनोमोटो डालते हैं क्योंकि बार बार पब्लिक पीने को आए बोल। तो सबसे पहले इजाला, सबब का इजाला अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो है पंगा। दूसरा माकूल मशरूब, खट्टी चीज से दूर रखो। बाकी जो हरकतें बदनी, सुकून वगैरह, आजकल बच्चे वो भी कम हो गए जब से मोबाइल आ गए, खेलना कूदना बंद हो गया। बच्चे लग से बोलते जाके खेलो कूद, हाँ बच्चा खेलता कूदता है, बोले किधर, मोबाइल में फुटबॉल खेल रहे, मोबाइल में क्रिकेट खेल रहे। तो बच्चे को हरकत का भी दो, बाकी सब बच्चे नफसियाती तौर पे सब सही रहते। ये तीन चीज के ऊपर बच्चे को ध्यान दो बार बार, अगर आपके पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लेके आ रहा है। एक तो हवा का ध्यान रखो, जिस कमरे में सोता है उसके ध्यान रखो, माकुलो मसूर को ध्यान रखो, और हरकत बढ़ाओ। ये तीन चीज अगर रख दिया तो बच्चे को तुम परमानेंट सोल्यूशन। एक बार इन्फेंट से हटके 2 में 3 में एडोलेसेंस में चले गए फिर वो सही हो जाता है। अभी डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जब नहीं जाते आटोपिक डर्मेटाइटिस या कोई ऐसा, तो नहीं, वो 6 साल के बाद में अच्छे हो जाएंगे, फिर 6 साल में नहीं होते डॉक्टर 12 साल में अच्छे हो जाएंगे, मतलब एक टाइम बता देते हैं। अब यूनानी के एतबार से, क्योंकि अभी ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसमें सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एक टॉपिक से ही खत्म कर रहे, नहीं तो अपन बाद में जीएटी सब बड़े बड़े टॉपिक है, जल्दी जल्दी अगर मैंने भगाया तो तुम मिस हो जाएगी। तो ये पहले, कभी भी आपको सबक का इजाला कर रहे सबसे दिमाग में लेके आओ असबाब सित्ते जरूरिया, तो आपको इजीली कंफ्यूज नहीं होंगे। हवा से स्टार्ट करो, हवा मतलब कहाँ रहते हैं, किस कमरे में रहते हैं, किस हवा का सांस ले, फिर क्या खाता है, फिर कैसे चलते फिरते, सोता कैसे, तुम्हारी तुम्हारी एक्टिविटीज क्या, तुम्हारी ऑक्यूपेशन क्या है, ये पूरी चीज से हमको समझ में आते है उसकी बीमारी क्यों आ रही है। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर मैंने बताया कि सिर्फ आपने एक्सपेक्टेंट से खेलना नहीं, एक्सपेक्टेंट से भी एंटीबायोटिक से ज्यादा काम करेंगे इसके अंदर मुलैयनात और मुदिरात से भी अच्छे काम करते। और ये 2-3 आइटम, एक तो अगर सपोज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के तहत में कुछ जगह पे आप याद रखने का, क्या नाम, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स का शिकायत लेके आते। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स का शिकायत अक्सर आप याद रखो, ये बहुत ही कॉमन है आजकल, जो बाल टीबी कहते हैं, जो बच्चे को जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, उसके ऊपर अभी भी बहुत सारे मतलब कंफ्यूजन ऐसा है कि ये बीमारी के ताल्लुक से इट इज नॉट स्टिल वेल डिफाइंड। कुछ लोग कहते हैं कि ये सर नॉर्मल है, खाली मंडोस टेस्ट करते तो पॉजिटिव बोल के डॉक्टर लोग 6-6 महीना चला देते कौन सी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। पेशेंट से पूछ के देखो, डॉक्टर से पूछ के आपने दवा क्यों चालू की है, आपने दवा क्यों बंद की है, उसका कोई जवाब ही नहीं रहता। अरे भाई मैंने जब बच्चा कुछ खाता नहीं था, पीता नहीं था, इसलिए मैंने दवा स्टार्ट किया, बच्चा तरोताजा मोटा हो गया, खा रहा है पी रहा है, इसलिए बंद कर दे, ये नहीं आते। हो गया ना 6 महीना या 9 महीने, चलो बंद करो, बस कोई काम करके छोड़ा है। तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स में कभी सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। कभी कुछ लोगों को सर्वाइकल लिम्फ नोड एनलार्ज होता है, खाली इतना सिम्टम रहते, बच्चे माँ बाप से पूछ के देखो बुखार आते, नहीं बुखार नहीं आता, टक कर बोल देते। बुखार का कंसेप्ट ही हम क्या पूछ रहे हैं, क्या जवाब दे, बच्चे उसको पूछ के तो ऐसा एकदम ऐसा करवट ऐसा सोता है क्या, पूछ के हाँ बच्चा एकदम ऐसा सोता है, बिगैर कंबल उसको नींद नहीं आता, फिर भी वो पंगा भी चलाता। तो लाइट इवनिंग लॉस ऑफ टेम्परेचर, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस, यानी वेट, ये 3 अलामत काफी है प्राइमरी कॉम्प्लेक्स के लिए। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे मुल्क जो अंडर डेवलपिंग कंट्री, ये कहते हैं कि एक बच्चा जो पैदा होता है फर्स्ट सांस में
ये ट्यूबरक्लोस बैक्टीरिया जाके अपर लोब में लॉड्ज हो जाते हैं, वहाँ एक अपनी कॉलोनी यानी कि प्राइमरी स्पॉट क्रिएट करते हैं। जो बच्चा तरोताजा खाता पीता है वो बीमारी से निजात पाता है, और जो बच्चा खाता पीता नहीं, इस घर पे वो हिसाब से रहता है, रहन सहन असबाब सित्ता जरूरिया के हिसाब से सब स्टैंडर्ड में, तो बच्चा कभी बढ़ता ही नहीं। वो बच्चा कब तक रहते हैं मालूम? दुबला पतला, जैसे हम लोगों में से बहुत लोगों को देखते होंगे दुबला पतला रहते, जी कॉलेज की फोटो उठा के देखो एकदम दुबला पतला, बाद में एकदम तरोताजा मोटा हो जाते। क्यों? पसीने नमो के बाद में जवानी में आ जाते तो खाते पीते सही हो जाते। अब सिल व दिक का मतलब ही जुबूल दुबला होना है, तो खाते पीते बीमारी चले जाते हो। तो ऐसी बीमारी में जैसे प्राइमरी क्लोन आपको डाउट लग रहा है, लेकिन मरीज को ये मत बोले तुम्हारे बेटे को ट्यूबरक्लोसिस हो, बच्चे ये बोलेंगे ट्यूबरक्लोसिस गरीब लोग का बीमारी। ट्यूबरक्लोसिस अच्छे अच्छे लोग को भी आजकल ट्यूबरक्लोसिस है, बड़े घर घर के लोग को भी। तो पहले बच्चे को इस बीमारी में अगर आपको ऐसा लग रहा है बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस से खा नहीं रहे पी नहीं रहे, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है कुर्स गाउदंदी 1 बीडी एंड शरबत उन्ना 1 टीस्पून टू 2 टीस्पून बीडी बोलने का, 6 महीना खिलाने का। बाद में मेरे पास अगर पेट में कुछ गड़बड़ रहती है कब्बे में 6 महीने या 3 महीने, 3 महीने के अंदर आके क्या बोलते हैं माँ बाप, सब एकदम मस्त हो गया मेरा। फिर बाद में आएंगे 4 साल मेरे बच्चे देखो 5 साल जब से आपने वो शरबत उन्ना और ये अब्बे कुछ बच्चे अस्पताल नहीं देखे, कोई बीमार ही नहीं अभी तक, 4 साल हो गए 5 साल। इतनी जबरदस्त इम्यूनो मॉड्यूलेटर है शरबत उन्ना। जब आप गूगल करके देखो जेजुबे, नाम नहीं मिलेंगे, JEJUBA जेजुबे, उसको रेड डेट्स भी कहते हैं। वो एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर से, वो स्किन के लिए अच्छा है, वो 10 गुना है। तो वो हमेशा उसको क्या करो, उसको खाते रहो, उसको हम खा पी सकते हैं, पी भी सकते हैं इस उम्र में भी। तो याद रखो शरबत उन्नाब एंड गाउदंदी इज बेस्ट फॉर प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। अगर आपको प्राइमरी कॉम्प्लेक्स एडिक्टेड भी नहीं हो, आपको चाहिए कि उसको प्राइमरी कॉम्प्लेक्स आपको डाउट भी लग रहा है तो भी चला सकते, क्योंकि वो फ्रूट सिरप है। ऐसा नहीं कि स्टेप्टोमोल इतना मोटामोल आइसोनासाइड वो खिलाया बाद में पता चला वो पेटाटॉक्सिक था, एलएफटी बढ़ा, ये ऐसा कुछ नहीं। आप 2 साल भी खिलाओ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो याद रखो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे बेस्ट ये। बाकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सबसे बेस्ट मेडिसिन, अगर फौरन आप कोई चीज रोकना है मॉडर्न के हिसाब, तो अब्बेशिफा 1 बीडी या 2 बीडी चलाओ। उसके साथ में फेल्गोनिल सिरप भी है, फेल्गोनिल टैबलेट भी है। पेडियाट्रिक के अंदर बहुत सारे, आपके ऊपर मुनसर आप क्या चीज देना है। और एक अब्बे मेहदी चलाया करो या एक अब्बे मुलैयन जैसी चीज चलाया करो। तो याद रखो अस्थमा, बुखार, बार बार रिपीटेडली कफ आना, ये 3 या चीज, भूख कम लगना और प्राइमरी, ये 3-4 चीज से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बार बार इन्फेक्शन होते हैं। बहुत ही रेयरली निमोनिया या समझो ये जातुल जन्म, जातुरिया, प्लोरेसी, और सब चीज होती बहुत रेयरली। ये चीज को मैनेज करने की सीखो। याद रखो पहले जीएटी से कनेक्टेड तो नहीं है क्रेपिटेशन, वो हिसाब से उसको मैनेज करना सीखो। तो हम लोग क्या करेंगे कि दवा के ताल्लुक से हम कम करेंगे, लेकिन एक जनरल आपको एटीट्यूड होना चाहिए कि तिंगार भी बहुत बेहतरीन चीज है। तिंगार मुदिर भी है, मुलैयन भी है, मुखरिज भी है, मुश्तई भी है, मुफत्तिद भी है, फतहा मुफत्तिद भी है, और खोलसा भी है, और बहुत सारे जगह पे वो काम करता है। तो मैं यहाँ ये बंद कर रहा कि मुझे एक जगह जाना है अर्जेंटली, तो मैंने हम लोग वेट कर रहे हैं। ये टॉपिक हम जारी रखेंगे पेडियाट्रिक की, थोड़ा बहुत मतलब हर एक सिस्टम को हम लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ भी याद रखो कुली तौर पे कंसेप्ट याद रखो, बच्चा ऋतु भी है, पेडियाट्रिक ऋतु भी है। जितना ऋतुबत को मैंने मैनेज किया बाकी सब सिम्टम सही हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि उसके लिए एंटीबायोटिक चलाना जरूरी है, कि एनाल्जेसिक चलाना जरूरी है, कि एंटीपायरेटिक, कुछ जरूरत नहीं। अगर आपको उसकी मालूम है बच्चे की मैंने रहन सहन चेंज कर दिया, भले 1-2 हफ्ता लगे, पेशेंट को तुम गारंटी के साथ बोल सकते हैं, माँ बाप को बोल सकते, खाली इसका रहन सहन का थोड़ा सा, हवा का थोड़ा तब्दीली कर दो कि बच्चा फास्ट ग्रोइंग है। हमारे जैसे नहीं है, बच्चे का अगर समझे 20 सेल अगर खराब हो गया तो 40 सेल बनता है। बदले माँ यतहल्लल जो है ना फास्ट है बच्चे में, बदले माँ यतहल्लल। हमारा अभी जब हम लोग सब बुढ़े हो गए, कभी हकीम बुढ़ा नहीं होते, लेकिन हमारे अगर 40 अगर गया तो 40 बनता है। जब बुढ़े को अगर 40 गया तो 4 बनता है, तो इसलिए बुढ़ा हो जा रहा है। तो ये बदले माँ यतहल्लल अगर मेंटेन किया तो 100 साल का भी रहते, कभी बच्चे ऐसे ही रहेंगे आप लोग। थैंक यू वेरी मच। विल कंटिन्यू दिस टॉपिक, पीडियाट्रिक चालू रखेंगे इंशाल्लाह।
ओके सर इसमें दोनों में डिफरेंस बस एक बता दिए फिर चले कौन सी? जाइए। नेजलोरिड और बेबी कफ, नेजलोरिड और बेबी कफ में डिफरेंस दोनों में। नेजलोरिड एक्चुअली बेबी कफ सिरप और बेबी कफ सिरप इन्फेंट्स के लिए बेसिकली। नेजलोरिड थोड़ा गर्म है वो, और 1 साल के ऊपर के बच्चों के लिए। अच्छा ओके, दोनों दे सकते हैं, कोई मसला नहीं इसमें। रेट में सर दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों में कौन सा ऐसा साल्ट है जो महंगा है बेबी कफ में? बेबी कप्स में महंगा इसलिए कि इसके अंदर कुछ चीज ऐसे बादाम जैसी चीज इसके अंदर रखे कि गर्म तर की ज्यादा ध्यान दिया गया। अच्छा, जज़ाकल्लाह। यस, ओके ओके बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, ओके ओके थैंक यू। ओके, जरा फीडबैक भेज देना।